हेलो एवरीवन, मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। तो लास्ट क्लास के सेशन में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्लियर प्रोसेस। इन प्रोसेस के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका लेटराइजेशन। लेटराइजेशन के अंदर आपके आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो सॉइल की अपर सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं और आपका जो सिलिका है वो कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका लेटराइजेशन कहलाता है। लेटराइजेशन में जो लेटेराइट है उसका उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपके ईंट के समान लाल रंग। और लेटराइजेशन की जो प्रोसेसिंग थी उसके द्वारा आपकी रेड सॉइल का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। उसके बाद में आज सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे आपका पोर्जोलीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, आपका पोर्जोलीकरण या पोर्जोलाइजेशन। तो पोर्जोलाइजेशन या पोर्जोलीकरण के अंदर क्या होता है, आपके जो आयरन और एल्यूमिनियम है, आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो कहां चले जाते हैं, सोइल की निचली सतहों पर चले जाते हैं और आपका जो सिलिका है वो सोइल की अपर सरफेस पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी पोर्जोलीकरण या पोर्जोलाइजेशन कहलाती है। तो लिखिए इसमें एल्यूमिनियम एवं आयरन ऑक्साइड्स मृदा की निचली सतहों पर चले जाते हैं एवं सिलिका मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाती है। क्लियर। इसमें एल्यूमिनियम एवं आयरन के ऑक्साइड्स मृदा की निचली सतहों की ओर मूव हो जाते हैं और आपकी जो सिलिका है वो अपर सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। क्लियर। ये कहलाता है आपका पोर्जोलाइजेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेलेनाइजेशन। तो सेलेनाइजेशन के अंदर आपके जो जितने भी सेलेनाइजेशन का जो मीनिंग है वो है सेलाइन सोइल से, मतलब लवणीय मृदाओं से। तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात करेंगे, सोल्स की बात करेंगे। कहीं ना कहीं हम किसकी बात करेंगे, सोल्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके जो सोल्स हैं, आपके जो लवण हैं वो मृदा की अपर सरफेस पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अगर हम लवण की भी बात करें स्पेसिफिक कौन से, तो स्पेसिफिक आपके सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लवण क्या होते हैं, मृदा की अपर सरफेस पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, सेलेनाइजेशन कहलाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेलेनाइजेशन। आपकी सेलेनाइजेशन हिंदी में लवणीकरण। क्लियर। सेलेनाइजेशन। तो सेलेनाइजेशन में क्या होगा, आपके जो सोयल की अपर सरफेस है उस पर क्या होगा, आपके जो लवण है उनका क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी सेलेनाइजेशन कहलाती है। तो लिखिए इसमें इसमें मृदा की सतह पर लवणों का जमाव हो जाता है जिसे लवणीकरण या सेलेनाइजेशन
कहते हैं। क्लियर। अब अगर आगे बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट का जमाव होता है। क्लियर। इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का क्या होता है, जमाव होता है। और ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, सेलेनाइजेशन या लवणीकरण कहलाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्कनाइजेशन। एल्कनाइजेशन में कितना क्या होगा, आपके जो सोडियम आयंस है, जो आपके सोडियम आयंस हैं, वो कहां, सोइल की अपर सरफेस पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी सैलाइन सोइल, आपकी क्षारीय मृदाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी एल्कनाइजेशन कहलाती है। क्लियर। तो यहां तक नोट कर लीजिए एक बात। लिख लिया, आगे चलिए। हेडिंग डालिए एल्कलाइजेशन। क्षारीयकरण। तो एल्कलाइजेशन में क्या होगा, आपके जितने भी बेस हैं, आपके जितने भी क्षार हैं या सोडियम आयंस हैं, वो कहां होंगे, मृदा की अपर सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। और जिससे क्या होगा, आपकी क्षारीय मृदाओं का, आपकी सैलाइन सॉइल का, एल्कलाइन सॉइल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो लिखिए इसमें, इसमें मृदा की ऊपरी सतह पर, इसमें मृदा की ऊपरी सतह पर सोडियम आयंस एकत्रित हो जाते हैं, जिससे क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्षारीयकरण या एल्कनाइजेशन कहलाती है। एल्कनाइजेशन कहलाती है। क्लियर। इस इसमें मृदा की ऊपरी सतह पर सोडियम आयन एकत्रित हो जाते हैं, जिससे क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। और ये सारी की सारी प्रक्रिया, आपकी जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, आपकी क्षारीयकरण या एल्कनाइजेशन कहलाती है। क्लियर। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका कैल्सीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, आपका कैल्सीकरण। तो हेडिंग डालिए कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण। लिख लिया। तो हेडिंग डालिए कैल्सिफिकेशन। फिफ्थ नंबर पे आपकी हेडिंग डालिए कैल्सिफिकेशन।
या आपकी कैल्सीकरण, कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण। तो कैल्सिफिकेशन या कैल्सीकरण में क्या होगा, आपके कैल्शियम कार्बोनेट का होंगे सॉइल की अपर सरफेस पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, कैल्सिफिकेशन कहलाती है। तो लिखिए, इसमें मृदा की ऊपरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट एकत्रित हो जाते हैं। यह क्रिया या प्रक्रिया कैल्सीकरण या कैल्सिफिकेशन कैल्सीकरण या कैल्सिफिकेशन कहलाती है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, H2CO3 का। और ये H2CO3 किसके साथ में रिएक्शन करेगा, कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करेगा। क्लियर? तो लिखिए CO2 प्लस H2O, तो आपका बनेगा H2CO3। और ये H2CO3 किसके साथ में रिएक्शन करेगा, कैल्शियम आयंस के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CaHCO3 का होल थ्राइस। क्लियर? लिखिए, और ये आगे जलकर किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस आगे चलकर क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस H2O। क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। उसके बाद में लास्ट आपका है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन में क्या होता है, आपकी जो सॉइल प्रोफाइल है, जो सॉइल प्रोफाइल है मृदा परिषेदी का, जो मृदा सॉइल ओरिजिन्स है वो क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी पेडोटर्बेशन कहलाती है। क्लियर? हेडिंग डालिए आगे, पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन लिख लिया, मिटा दूं, जल्दी आपके प्रिंटेड नोट्स आ जाएंगे, जल्दी आपके क्या आ जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स आ जाएंगे। लिखिए आगे, पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन, पेडोटर्बेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें या ऐसे लिख लो, मृदा संस्तरों का आपस में मिलना, पेडोटर्बेशन कहलाता है। मृदा संस्तरों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, आपका पेडोटर्बेशन कहलाता है। क्लियर? आपने कभी फ्रोसलाइज का नाम सुना, कोई वर्ड होता है फ्रोसलाइज करके, नाम सुना क्या आपने फ्रोसलाइज का? तो फ्रोसलाइज में क्या होता है, जो आपकी 0 से 15 सेंटीमीटर की जो सोइल होती है, टॉप लेयर होती है, 0 से 15 सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है,
कितनी 1 हेक्टेयर की जो आपकी 0 से 15 सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है उसको क्या कहते हैं हम? फ्रो स्लाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रो स्लाइस कहते हैं। लिख लीजिए भले आप ये। फ्रो स्लाइस, क्या? फ्रो स्लाइस। तो जो आपकी फ्रो स्लाइस होती है वो होती है आपकी 0 से 15 सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर की 0 से 15 सेंटीमीटर की टॉप लेयर को फ्रो स्लाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी फ्रो स्लाइस कहते हैं। फ्रो स्लाइस कहते हैं। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का वो हुआ आज कंप्लीट। इसके बाद में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे आपके जीवांश पदार्थ वाला। क्या पढ़ेंगे हम? जीवांश पदार्थ वाला। आपका जो चैप्टर है, आपका जो ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं या अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा का सारा हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। तो एक बार मैं सारा का सारा चैप्टर आपका रिपीटेशन कर देता हूं। क्लियर? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सोइल। सोइल के बारे में पढ़ा था। सोइल लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो किससे मिलकर बना है? लैटिन लैंग्वेज के सोलम वर्ड से मिलकर बना है जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। उसके बाद में हमने देखा था सोइल की टाइप आपकी ब्रांचेस देखी थी आपके पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी। तो पेडोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम? सॉइल के फॉर्मेशन, उसके क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि का स्टडी करते हैं। और आपके ये तो था पेडोलॉजी। और इडोफोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? सॉइल और हायर प्लांट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसका क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में आपके जोफे व मार्टन, ठीक है, और दो साइंटिस्ट और थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी। लेकिन सारी की सारी डेफिनेशन का एक ही मीनिंग था कि सॉइल क्या है? एक नेचुरल बॉडी है, एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण किससे हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और आदि के डिकम्पोजिशन से क्या हुआ है? उसका निर्माण हुआ। क्लियर? उसके बाद में हमने देखा था आपके सॉइल के कंटेंट देखे थे। तो सॉइल के कंटेंट देखे थे तो मैंने आपको बताया था सॉइल के कंपोनेंट्स में 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका पोर स्पोर, एक होता है आपका सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट और पोर स्पोर दोनों कितने होते हैं? आपके 50-50%। कितने? 50-50%। उसके बाद में जब हम बात करते हैं आपके पोर स्पोर की, तो पोर स्पोर में आपका एयर और वाटर 25-25% के रेशियो में क्या पाए जाते हैं? आपके एयर और वाटर पाए जाते हैं। जबकि अगर सॉलिड पोर्शन की बात करते हैं तो सॉलिड पोर्शन के अंदर आपके 5% ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं और 45% आपके क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो मिनरल्स में हमने देखा था कि आपके फेल्स पार्ट जो होता है मृदा के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद में था आपका क्वार्ट्ज और उसके बाद में थी आपकी माइका। तो 48% आपका क्या पाया जाता है? आपका फेल्स पार्ट पाया जाता है और 36% आपका क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज पाया जाता है और 10% क्या पाई जाती है? आपकी माइका पाई जाती है। उसके बाद में हमने और नॉन मेटल और मेटल में देखा था। तो नॉन मेटल के अंदर आपकी ऑक्सीजन और सिलिका था, ऑक्सीजन और सिलिका था। उसके बाद में अगर मेटल में बात करते हैं तो आपके आयरन और एल्यूमिनियम थे। क्लियर? उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से निर्माण होता है उनका। और मैंने उसके बाद में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन की जो कंटेंट होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है आपकी 58%। क्लियर? उसके बाद में हमने सोइल एयर पढ़ी थी। सोइल एयर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन। तो आपकी नाइट्रोजन थी 79%। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो 21% या 20% इस रेशियो में क्या थी? आपकी ऑक्सीजन थी और 0.3% क्या थी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आपकी थी आर्गन। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एनवायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उससे लगभग 10 टाइम्स अधिक कहां पाई जाती है? सॉइल के अंदर पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद में मैंने आपको बताया था सॉइल वाटर के बारे में। तो सॉइल वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था सॉइल वाटर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका होता है
ग्रेविटेशनल वाटर आपका गुरुत्वीय जल, उसके बाद में मैंने बताया आपको कैपिलरी वाटर आपका केशीय जल, और उसके बाद में हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपका आर्द्रताग्राही जल। क्लियर? तो जो जल प्लांट्स को अवेलेबल होता है वो होता है आपका कैपिलरी वाटर, और जो अवेलेबल नहीं होता है, जो उपलब्ध नहीं होता है, वो होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर और आपका ये क्या नाम है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या? आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो केवल और केवल किसको मिलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलता है। क्लियर? उसके बाद में हमने देखा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा था। तो सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो आपकी क्या होती है? जब मृदा की ऊपरी सतह से लेकर पेरेंट मटेरियल आपके पैतृक पदार्थों तक ऊर्ध्वाधर कट लगाते हैं तो जो परतें दिखाई देती है उनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन कहते हैं, संस्तर कहते हैं, और इन संस्तरों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्लियर? तो मृदा परिच्छेदिका में मैंने आपको हॉरिजन्स के बारे में बताया था, आपके लिए सत्य सॉइल या ट्रू सॉइल के बारे में बताया था। तो आपकी सत्य सॉइल या ट्रू सॉइल जो होती है वो A+B संस्तर को कहते हैं। आपका जो रिगोलित होता है वो A+B+C संस्तर को आपस में मिलाकर के कहते हैं आपका रिगोलित कहते हैं। क्लियर? और मास्टर ओरिजिन की बात करते हैं तो आपका A+B+O+A+B+E, सी और C+E, ये आपके क्या होते हैं? मास्टर होरिजन होते हैं। जो आपका ई है वो किसका पार्ट है? ए का ही पार्ट होता है। क्लियर? उसके बाद में मैंने आपको सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल के बारे में, बिटवीन इनके बारे में अंतर बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि 0 से 15 सेंटीमीटर की जो डेप्थ की जो सॉइल होती है वो आपकी सरफेस सॉइल कहलाती है, और मोर देन 0 से 15 सेंटीमीटर की जो डेप्थ होती है वो क्या कहलाती है? आपकी सब सरफेस सॉइल कहलाती है। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सरफेस सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, वेल फर्टाइल होती है, और आपकी जो सब सरफेस सॉइल होती है वो क्या होती है? कम फर्टाइल होती है। उसके बाद में मैंने आपको ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पर बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर किसमें ज्यादा पाए जाते हैं? आपकी सरफेस सॉइल के अंदर, और सब सरफेस सॉइल के अंदर क्या पाते हैं? कम पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या, उसकी क्वांटिटी एवं उसकी एक्टिविटी जो होती है वो किसमें ज्यादा होती है? आपकी सब सरफेस सॉइल के अंदर, और कम किसमें होती है? सब सरफेस सॉइल के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिटेल्स में पढ़ी थी। उसके बाद में हमने अगर बात करी थी किसकी? आपके खनिज पदार्थों की। तो मैंने आपको बताया था खनिज पदार्थ जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, खनिज कहलाते हैं। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखा था। एक तो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी के आधार पर, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा देखा था हमने ओरिजिन के आधार पर, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? आए यहां तक समझ में? उसके बाद में हमने पढ़ा था रॉक्स। तो रॉक्स मैंने आपको बताई थी कि 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थ मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं? रॉक्स का निर्माण करते हैं। और फिर उसके बाद में हमने रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखा था। रॉक्स का क्या देखा था? क्लासिफिकेशन देखा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आपकी इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स को क्या कहते हैं? मदर सेल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, मदर रॉक्स या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो बाद के वाली जो रॉक्स हैं आपकी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उनका निर्माण किससे होगा? इग्नियस रॉक से होगा। क्लियर? तो इग्नियस रॉक्स में भी हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो ओरिजिन के आधार पर था, जिसमें आपकी 2 टाइप की इग्नियस रॉक थी। किसके आधार पर? ओरिजिन के आधार पर, आपकी बाह्य और आंतरिक। क्लियर? उसके बाद में हमने पढ़ा था सिलिका कंटेंट के आधार पर या केमिकल कंटेंट के आधार पर। तो उसमें सिलिका के बेसिस पर हमने उसको 3 भागों में क्लासिफाई किया था। आपकी पहली थी एसिडिक, दूसरी थी आपकी बेसिक या मीडिएटर, और उसके बाद में तीसरी थी आपकी क्षारीय। ठीक है? आए यहां तक समझ में? उसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा था। सेडिमेंट्री रॉक को स्लेज भी कहते हैं या जलज, हिंदी में बोले तो जलज मृदाएं, जलज चट्टाने भी कहते हैं। उसके बाद में आपकी थी मेटामॉर्फिक रॉक, वो भी 2 टाइप्स की थी। 2 टाइप्स की थी, एक थी आपकी शल्कित और एक थी अशल्कित। क्लियर? एक थी आपकी शल्कित और एक थी आपकी अशल्कित। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? आपकी चट्टानों की वेदरिंग पढ़ी थी। तो चट्टानों की जो वेदरिंग है, जो चट्टानों का पक्ष है वो 3 टाइप से होता है। आपका सबसे पहले होता है फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। क्लियर? सारों के अंदर हमने अलग अलग प्रोसेसिंग पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था सॉइल का फॉर्मेशन। क्या पढ़ा था हमने? सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ा था। सॉइल के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो क्या होता है? आपके किसी भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है? चट्टानों का सॉइल के अंदर बदलना, कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? आपका सॉइल फॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर? इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो मुझे अभी ध्यान आया, वो और बच गया आपका, तो वो है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जनरल सा लिख लो, ज्यादा कुछ है नहीं डीप इसमें। लिख लीजिए मृदा को प्रभावित करने वाले कारक।
मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव। एक होता है आपका सक्रिय कारक और एक होता है आपका निष्क्रिय कारक। क्लियर। तो सक्रिय कारक के अंदर आपके आते हैं वायुमंडल और आपका बायोस्फीयर, वायुमंडल और आपका बायोस्फीयर। क्लियर। इन्वायरमेंट आता है आपका, एक तो वायुमंडल आता है और एक होता है बायोस्फीयर। क्लियर। और दूसरे नंबर पे आता है आपका जो निष्क्रिय कारक होते हैं, उसके अंदर आते हैं आपके रिलीफ या ट्रोफोग्राफी, रिलीफ, ट्रोफोग्राफी, टाइम और पेरेंट मटेरियल। क्लियर। तो लिखिए, सबसे पहले आता है आपका सक्रिय कारक। एक्टिव फैक्टर। आपके आते हैं सक्रिय कारक या एक्टिव फैक्टर। क्लियर। तो एक्टिव फैक्टर में आपके क्या आते हैं, सबसे पहले आता है आपका क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और आपका क्लाइमेट। क्लियर। अगर बात करते हैं निष्क्रिय कारक की, तो निष्क्रिय कारक में आते हैं आपके निष्क्रिय कारक के अंदर आते हैं आपके ट्रोफोग्राफी, टाइम, पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल। क्लियर। तो ये करके आपका हुआ चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आपके सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा कार्बनिक पदार्थ। तो मृदा कार्बनिक पदार्थ की जो सेशन है, जो क्लास है, वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड और इसके मैं सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूब्स है, वो सारी की सारी एमसीक्यूब्स की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आपके जितने भी एमसीक्यूब्स के डाउट है, वो सारे के सारे वहां क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है आपके दिमाग में, तो आप यूट्यूब जो अपने मशाल एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, उसके कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हो। तो मशाल एजुकेशन की जो यूट्यूब चैनल है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये पहुंच सके और उनको अच्छी क्वालिटी की क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके। अपनी टीम तैयार हो रही है, धीरे धीरे सारी की सारी क्लासेस हम कंटिन्यूस करते चलेंगे। मशाल एजुकेशन पॉइंट पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम।